अपन पढ़ा रहे थे आपको क्रिस्टल से सिद्धांत पढ़ा रहे थे और क्रिस्टल से सिद्धांत के बारे में हमने आपको बताया था। अपना जो टॉपिक है वो क्रिस्टल से सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। देखिए अपना जो टॉपिक है वो क्रिस्टल से सिद्धांत है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे हम सीएफटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीएफटी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इसके बारे में हमने आपको बताया था, यह इसका प्रतिपादन किया था बैथे और ब्लैक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में हमने आपको बताया था कि यह सिद्धांत जो होता है दो प्रकार के समकोण होते हैं, एक होते हैं अष्टफलकीय और एक होते हैं चतुष्फलकीय। अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय समकोण योगों में यह सिद्धांत होता है। और इसमें होता क्या है, सुनिए एक बार दोबारा से। इसमें जो लिगेंड्स होते हैं और धातु आयन जो होते हैं, धातु परमाणु होते हैं, वे ऐसे आयन के रूप में होते हैं और आयनों के बीच में होने वाली जो क्रिया होती है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। इसलिए इस मॉडल को स्थिर वैद्युतिकी मॉडल कहा जाता है। ये हालांकि मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे लिख के बता दिया था। इसमें लिगेंड जो होते हैं, इसमें जो ऋणात्मक लिगेंड होता है, इसमें जो ऋणात्मक लिगेंड होता है उसे बिंदु आवेश माना गया है तथा उदासीन लिगेंड को उसमें द्विध्रुव माना गया है। और तीसरी बात अपन ने ये बताई थी कि इसमें इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत में जो लिगेंड्स होते हैं वे केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपसय संयोजी बंध बनाने के लिए आते हैं। उपसय संयोजी बंध बनाने के लिए आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डी कक्षक होते हैं उनका दो भागों में विभाजन हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम स्प्लिट भी कहते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम निम्न ऊर्जा कक्षक और उच्च ऊर्जा कक्षक के नाम से जानते हैं। क्योंकि होता क्यों है ऐसा? क्योंकि लिगेंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होता है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के कारण कुछ जो कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा हाई हो जाती है और कुछ की ऊर्जा क्या जाती है, निम्न हो जाती है। कुछ की ऊर्जा हाई हो जाती है, कुछ की ऊर्जा कैसी हो जाती है, निम्न हो जाती है। और एक बात और बताई थी मैंने आपको, यह सिद्धांत जो होता है दो प्रकार के समकोण यौगिक अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय, दोनों प्रकार के समकोण यौगिक होता है। इनकी सीएन एक होती है 6 और एक होती है 4। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अष्टफलकीय समकोण में, अष्टफलकीय समकोण में सीएफटी, अष्टफल के समकोण में सीएफटी जिनकी सीएन कितनी होती है, कोऑर्डिनेट नंबर होता है 6। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि अष्टफल के ज्यामिति इस प्रकार से होती है। यह अष्टफल की ज्यामिति होती है, यहाँ धातु आयन होता है, यहाँ पे लिगेंड्स होते हैं, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है अष्टफलकीय की। ये सभी लिगेंड्स हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। लिगेंड्स होते हैं वो धातु परमाणु के पास उपसय संयोजी बंध बनाने के लिए आते हैं। और जब लिगेंड्स धातु परमाणु के पास उपसय संयोजी बंध बनाने के लिए आता है तो लिगेंड के मार्ग में जो कक्षक पड़ते हैं, कौन से कक्षक? डी कक्षक। डी कक्षक जो होते हैं ये 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। dxy, dyz, dxz, dx² - y² dz², ये डी 5 कक्षक होते हैं। इनमें से dxy, dyz और dxz ये 3 कक्षक जो होते हैं वो अपने अक्षों के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए अक्षय कक्षक नहीं होते, निरक्षय कक्षक होते हैं। ये अक्षों के मध्य स्थित होते हैं और ये अक्षों पर स्थित होते हैं, अक्षों पर स्थित होते हैं। ठीक है भाई। अब ये दो कक्षक अक्षों पर स्थित होते हैं। अब इसको मान लिया अपन ने x अक्ष मान लिया, इसको मान लिया y, इसको मान लिया क्या? z मान लिया। क्या है ये? z। तो देखिए ये लिगेंड्स यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, अक्ष x, ये y है और ये z है। ये लिगेंड्स जो होते हैं
ये केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपसय संयोजी बंध बनाने के लिए आते हैं। तो इनके मार्ग में कौन से कक्षक पड़ते हैं? dx² - y² और dz² कक्षक। ये दोनों कक्षक इनके मार्ग में पड़ने के कारण इनकी ऊर्जा जो होती है वो हाई हो जाती है, क्योंकि लिगैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण की ऊर्जा क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। और बाकी अन्य तीन कक्षक जो होते हैं dxy, dyz, dxz, इनकी ऊर्जा कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि d कक्षक dxy, dyz, dxz इनकी ऊर्जा हो जाती है कम, और बाकी अन्य तीन कक्षक जो हैं, दो कक्षक जो हैं dx² - y² dz², ये दो कक्षकों की ऊर्जा जो होती है वो कैसे हो जाती है? हाई हो जाती है। ये निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं, ये होते हैं उच्च ऊर्जा के कक्षक। ठीक है ना भाई? अब देखिए मैं डायग्राम से आपको बता रहा हूं। देखिए ये D के 5 कक्षक हो गए, ये D के 5 कक्षक हो गए। D कक्षक है ये, जिन्हें हम समरस कक्षक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे मैंने बना रहा हूं इस प्रकार से, ये D कक्षक है जो कि जेनेरेट कक्षक होते हैं, समरस कक्षक होते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे लिगैंड की उपस्थिति के कारण D कक्षकों की औसत ऊर्जा है, लिगैंड की उपस्थिति के कारण, लिगैंड की उपस्थिति के कारण D कक्षकों की औसत ऊर्जा D कक्षकों की औसत ऊर्जा। अब देखिए लिगैंड की उपस्थिति का D कक्षकों की औसत ऊर्जा है, इसको अपन ऐसे शो कर रहे हैं। अब जैसे लिगैंड उपस्थित होता है तो कक्षक दो भागों में बढ़ जाते हैं इस प्रकार से। ये तीन कक्षक हो गए निम्न ऊर्जा के और ये दो कक्षक हो गए आपके उच्च ऊर्जा के। ये है dxy, dyz, dxz, और ये है dx² - y² और ये है आपका dz²। ये आपके निम्न ऊर्जा कक्षक हैं, कैसे हैं? निम्न ऊर्जा कक्षक हैं, और ये आपके हैं उच्च ऊर्जा कक्षक। ये निम्न ऊर्जा कक्षक है, वो कैसे हैं? उच्च ऊर्जा कक्षक। ठीक है ना भाई? और इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर है वो है 10 dq, जिसे हम डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम CFSE भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CFSE। उसके बाद यहाँ पे एक बीच में बेरी सेंटर होता है, ये बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर है। ये यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी होती है 4 dq, और ये होती है आपकी 6 dq। dq का मतलब है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, और डेल्टा एक ऊर्जा का प्रतीक है, O का मतलब ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि अष्टफल की क्या है? अष्टफल की है। और CFSE जिसका मतलब है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आगे देखिए यहाँ पे 2/5 dq होता है, यहाँ पे 3/5 dq लिखते हैं अपन, यानी इसका मान निकल के आता है -0.4 dq, और इसका मान निकल के आता है +0.6 dq, +0.6 dq, d और ये हो गया q। ठीक है भाई? ये हो गया +0.6 dq। इस प्रकार से इसको अपन लिख देते हैं, दोबारा लिखाऊंगा यहाँ पे इसको। ये बेरी सेंटर हो गया आपका, ठीक है भाई, और यहाँ पे हो गया, ये हो गया dq। तो इस प्रकार से D कक्षक दो भागों में बढ़ जाते हैं। ये निम्न ऊर्जा के कक्षक हैं, ये उच्च ऊर्जा के कक्षक हैं। इन्हें T2G कक्षक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? T2G, और इन्हें कहते हैं EG कक्षक। क्या कहते हैं? EG कक्षक कहते हैं। बीच में बेरी सेंटर होता है, दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल जो होता है वो 10 dq होता है, जिसे हम डेल्टा O या CFSE से शो करते हैं। dq का मतलब डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा है, डेल्टा O डेल्टा ऊर्जा का प्रतीक है, O का मतलब ऑक्टा
ये 4d एनर्जी है, ये 6d एनर्जी है। यहाँ -0.4 लिखा है, माइनस का मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है और ऊपर ऊर्जा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। ये आपको अष्टफल के संबंध में CFT समझाई गई है, समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखिए, अब CFSE मान निकालने का फॉर्मूला होता है। CFSE मान निकालने का फॉर्मूला होता है, उसे आप कैसे तैयार करते हो देखिए। ये -0.4 dq है, -0.4, ठीक है ना, -0.4 डेल्टा O, -0.4 डेल्टा O, यहाँ पर डेल्टा O लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा O भी लिख सकते हैं, डेल्टा O, ठीक है भाई, ये डेल्टा हो गया, ये डेल्टा हो गया। देखिए अब -0.4 डेल्टा O n T2g, इसके बाद ऊपर चलिए प्लस 0.6 डेल्टा O n Eg। ये CFSE मान निकालने का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू को निकाल सकते हो, के मान को आप निकाल सकते हो। बात समझ आ गई? ये एस्ट्रल के संबंध में CFSE निकालने का तरीका है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं अपन। अब देखिए स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बनने पढ़ा दी थी वैसे तो, दोबारा से एक बार देख लीजिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है सुन लीजिए। डेल्टा O का मान जो होता है वो लिगेंड की प्रकृति पर डिपेंड करता है। डेल्टा O का जो मान होता है वो लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ लिगेंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और कुछ लिगेंड दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है तो विपाटन अधिक होता है, और जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है तो विपाटन कैसा होता है, कम होता है। ऐसी स्थिति में लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित करने पर जो सीरीज प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोबारा से सुनिए। डेल्टा O का मान मैं लिखा हूं यहाँ पे, डेल्टा O का मान लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। डेल्टा O का मान लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। डेल्टा O का मान जो होता है लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखिए डेल्टा O का मान, डेल्टा O का मतलब है CFSE से, ठीक है ना। डेल्टा O का मतलब CFSE, जो दोनों जो कक्षक थे, निम्न कक्षक और उच्च कक्षक दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अब कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं प्रबल क्षेत्र, प्रबल क्षेत्र जो लिगेंड होते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो होते हैं उनमें विपाटन अधिक होता है। विपाटन कैसा होता है, उनमें अधिक होता है। विपाटन का मतलब दूरी से होता है, यानी कि P2G और Eg के बीच में दूरी अधिक होती है। और जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जो होते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जो होते हैं उनमें विपाटन कम होता है, यानी उनमें दूरी कैसी होती है, कम होती है। यानी P2G और Eg जो कक्षक है, निम्न ऊर्जा का कक्षक और उच्च ऊर्जा के कक्षक, उनके बीच में दूरी कैसी होती है, थोड़ी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित करने पे अपने को एक सीरीज प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब सीरीज में कौन कौन से लिगेंड होते हैं? पहले होते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड और उसके बाद होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो पहले कौन से लिगेंड होते हैं? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। पहले कौन से लिगेंड होते हैं? पहले दुर्बल क्षेत्र लेते हैं, पहले होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, उसके बाद हम प्रबल क्षेत्र लिगेंड की बात करेंगे, क्योंकि लिगेंडों को हम बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के आधार पर लेते हैं। जैसे
इसे कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड, WF है। W का मतलब वीक, F का मतलब फील्ड और L का मतलब लिगेंड। इनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है वह ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, इनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है और हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन आप जानते हैं ना, हाइड्रोजन कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से लिगेंड होते हैं जो कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं, जो कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं? जैसे I है, IBr है, HCN है, क्या है? HCN, आयोडो है, ब्रोमो है, थायोसाइनेडो हो गया है, थायोसाइनेडो, Cl- है, S-2 है, F- फ्लोरो है, क्या है? फ्लोरो, OH- है, क्या है? OH- है, उसके बाद OH- है, उसके बाद C2O4 -2 है, उसके बाद H2O है। ये सभी लिगेंड्स जो होते हैं ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है, या तो ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है या हाइड्रोजन होता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है ना, सल्फर भी है और आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये सभी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है या तो ऑक्सीजन होगा या सल्फर हो गया, हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना भाई। तो I-, Br-, HCN-, Cl-, S-2, F-, OH-, C2O4 और H2। ये सभी कैसे लिगेंड हैं? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हैं। कैसे लिगेंड हैं? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। नेक्स्ट बात करते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड की बात। देखिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो होते हैं जिन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं, तो कार्बन होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु कार्बन या नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन या नाइट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन या नाइट्रोजन होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु कार्बन या नाइट्रोजन होते हैं। देखिए मैं इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु या तो कार्बन हो गया या नाइट्रोजन होगा। अब एग्जांपल देखिए NCS है, NCS आइसोथायोसाइनेट कहते हैं इसको। EDTA है, EDTA-4 एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेटो। NH3 है, NH3 है, EN है, क्या है? EN है, क्या है? EN। उसके बाद CN है, क्या है? CN है, और उसके बाद क्या है? CO। ये आपका है कार्बोनिल, ठीक है ना भाई। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो है उनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं, तो कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है। अब एग्जांपल देखिए आप, NCS है, EDTA-4 है, NH3 है, EN का मतलब एथिलीन डाइमीन है, CN है या फिर CO कार्बोनिल है। ये मैंने आपको दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड दिखा दिए हैं। ये आपको याद रखे जाने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है और ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ठीक है ना। यानी लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता कह सकते हैं कि बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता है। इसके आधार पर व्यवस्थित करने पर जो सीरीज प्राप्त होती है, यदि इनको मैं मिलाता हूं इसमें एक साथ लिख दूं इनको, तो कौन सी सीरीज मिलाएंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो रासायनिक सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए अष्टफल के संकुल में इलेक्ट्रॉन का वितरण। अष्टफल के संकुल में इलेक्ट्रॉन का वितरण। अष्टफल के संकुल में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है सुनिए।
अष्टफल के समकोण में इलेक्ट्रॉन का वितरण दो प्रकार की ऊर्जा पर डिपेंड करता है। अष्टफल के समकोण में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है वह दो प्रकार की ऊर्जाओं पर क्या करता है, निर्भर करता है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वितरण, इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। पहली होती है जिसे कहते हैं CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसे हम डेल्टा ओ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी होती है भाई युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा क्या कहते हैं इसको, युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, जिसे हम P या पाई से क्या करते हैं, शो करते हैं। युग्मन ऊर्जा को हम P या पाई से शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, युग्मन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का वितरण दो प्रकार की स्थिति में निर्भर करता है। आपको ये समझ आ गई, CFSE को शो करते हैं डेल्टा ओ से, युग्मन ऊर्जा को करते हैं P या पाई से, या तो P से कर लो या कैसे कर लो, पाई से कर लो। अब देखिए इसमें इसका जो वितरण है, इलेक्ट्रॉन का वितरण दो प्रकार की स्थितियों पर डिपेंड करता है। पहली स्थिति कौन सी है, सुनिए। स्थिति नंबर फर्स्ट कौन सी है, पोजीशन फर्स्ट देखिए। इलेक्ट्रॉन का वितरण दो प्रकार की स्थितियों पर निर्भर करता है। पहली स्थिति है फर्स्ट देखिए, यदि डेल्टा O इज ग्रेटर देन पाई है, डेल्टा O का मान पाई से कैसा है, अधिक है। डेल्टा O इज ग्रेटर देन पाई है, यानी डेल्टा O का मान पाई से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में प्रबल क्षेत्र लिगैंड होने पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वह T2G के जो कक्षक होता है, निम्न ऊर्जा कक्षक जो होता है उसमें पहले युग्मित होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में भरा जाता है। दोबारा सुनिए, डेल्टा O का मान पाई से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह T2G कक्षक में युग्मित होता है, उसके बाद Eg कक्षक में भरा जाता है। यानी ऐसी स्थिति में आंतरिक कक्षक संकुलन होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आंतरिक कक्षक संकुलन होता है। ऐसी स्थिति में आंतरिक कक्षक संकुलन होता है, जिसे हम निम्न चक्कर संकुलन भी कहते हैं। इसको मैं समझा देता हूं आपको। देखिए माना ये अपन के डी कक्षक हैं, 5 होते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं इस प्रकार से इसको बना रहा हूँ। ये डी कक्षक हो गए, इनमें से नीचे होते हैं 3 कक्षक जिन्हें T2G कक्षक कहा जाता है, ऊपर होते हैं 2 कक्षक जिन्हें Eg कक्षक कहा जाता है। ये T2G कक्षक हो गए और ये हो गए आपके Eg कक्षक। अब यहाँ देखिए डेल्टा O का मान पाई से कैसा है, अधिक है। माना डी में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, तो 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी मैंने बोला था प्रबल क्षेत्र लिगैंड होगा, यदि ये स्थिति है तो प्रबल क्षेत्र लिगैंड होगा, और ये वाली स्थिति होने पर प्रबल क्षेत्र लिगैंड होने पर इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं T2G कक्षक में। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, युग्मन होता है। क्या होता है, युग्मन, इलेक्ट्रॉन के जोड़े बन जाते हैं। ऐसी स्थिति कहलाती है आपकी आंतरिक कक्षक संकुलन, या जिसे कहते हैं निम्न चक्कर संकुलन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, देखिए भाई स्थिति सेकंड में क्या होता है। स्थिति सेकंड में ये होता है, स्थिति सेकंड देखिए, स्थिति सेकंड यदि डेल्टा O इज लेस देन पाई है, यदि डेल्टा O लेस देन पाई है, तो ऐसी स्थिति में देखिए दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होता है।
क्या होता है, दुर्बल क्षेत्र गेंद होता है। ऐसी स्थिति में दुर्बल क्षेत्र गेंद होने पर इलेक्ट्रॉन पहले T2G कक्षकों में जाते हैं एक एक, उसके बाद EG कक्षकों में जाएंगे एक एक, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पहले T2G तथा EG कक्षक में प्रवेश होता है। पहले T2G में जाते हैं एक एक करके, उसके बाद EG में जाते हैं एक एक करके। उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर दोबारा उनका क्या किया जाता है, युग्मन किया जाता है। देखिए समझिए इसको, मैं इसको समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे अपन ने ये लिखा एनर्जी क्रम में बढ़ने का जो क्रम है, ये हो गए D के 5 कक्षक, नीचे हो गए आपके T2G कक्षक। इस प्रकार से ये हो गए 3 कक्षक, ये हो गए आपके 2 कक्षक। D में 5 इलेक्ट्रॉन मान लिए अपन ने, तो 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 यहाँ D में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पांचों इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार से रहेंगे, ये T2G कक्षक हो गए भाई, और ये हो गया आपके EG कक्षक। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे T2G और EG में, 1 2 3 4 और 1 5। T2G और EG कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का नीचे क्या होता है, युग्मन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो संकुलन होता है वह बाह्य कक्षक संकुलन होता है। क्या होता है, बाह्य कक्षक संकुलन कहलाता है। वो कहलाता है बाह्य कक्षक संकुलन, जिसे हम उच्च चक्रण संकुलन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना भाई, ये आपको मैंने स्थिति दो बता दी हैं। ये हो गई फर्स्ट स्थिति जिसमें डेल्टा का मान अधिक होता है, पाई से ऐसी स्थिति में प्रबल क्षेत्र गेंद होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है T2G और EG कक्षक। दूसरी स्थिति बताइए, डेल्टा का मान कम है पाई से, तो ऐसी स्थिति में दुर्बल क्षेत्र गेंद उत्पन्न होता है, और ऐसी स्थिति में बाह्य कक्षक संकुलन होता है, जिसे हम उच्च चक्रण संकुलन कहते हैं। ऐसी स्थिति में T2G और EG कक्षक में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, युग्मन होता है। ठीक है, इतना मैं आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पे देखते हैं अष्टफल के संकुल में संभावित विन्यास। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए अष्टफल के संकुल में संभावित विन्यास। अष्टफल के संकुल में संभावित विन्यास CFSE मान इसको बोलते हैं। अष्टफल के संकुल में संभावित विन्यास जिसे हम CFSE मान भी कहते हैं। देखिए किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे पहले अपन देखते हैं D1 D2 और D3 में देखते हैं, D1 D2 D3 में देखते हैं। इस प्रकार के विन्यास में जो EG कक्षक होता है वो खाली रह जाता है, चाहे कोई सा भी लिगेंड हो, प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो चाहे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो। इसमें EG कक्षक रह जाते हैं और इसमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आंतरिक कक्षक संकुलन ही माना जाता है। दोबारा सुनिए, D1 D2 और D3 ऐसी स्थिति में EG कक्षक लिखा हूं यहाँ पे, इनमें EG कक्षक रिक्त रह जाते हैं। इनमें EG कक्षक खाली रह जाते हैं। इनमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड तथा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आंतरिक कक्षक संकुलन माना जाता है। अब देखिए, पहले आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद मैं आगे बताऊं। पहले आप इसको देखिए भाई,
ध्यान से देख लीजिए। पहले आप इसको देखिए, आप देख लीजिए। इनमें इजी कक्षक खाली रह जाती है और प्रबल क्षेत्र देखने दुर्बल क्षेत्र देखने में कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आंतरिक कक्षक संतुलन माना जाता है। कौन कौन सी में? D1 में, D2 और D3 में। अब होता कैसे देखिए, मैं इसको समझा रहा हूं आपको, इसको मिटा रहा हूं यहां से, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। वही देखिए भाई, पहले मैंने लिखा है पे D1, फिर यहाँ पे लिखा D2 और यहाँ पे लिखा D3, ठीक है। इसमें देखिए आप D1, D2, D3, D1, D2 और D3, ये हो गए D कक्षक 5। थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ इनको, यहाँ लिखा D1, यहाँ लिखा D2, यहाँ लिखा D3। ध्यान दीजिए, D कक्षक हो गए 5 इस प्रकार से, D कक्षक हो गए 5। अब देखिए नीचे होते हैं कौन से कक्षक? T2 जी, ऊपर होते हैं इसी, ये हो गए T2 जी और ये हो गए आपके इसी, ये हो गया आपके T2 जी और ये हो गया आपके इसी कक्षक, ठीक है। D में इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पे 1 ही है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बनने का एक ऊर्जा कम होता है, इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है, ठीक है। विन्यास क्या होगा देखिए, T2G में इलेक्ट्रॉन कितने? 1 है, 1 मिल गया। Tg में 1 भी नहीं है तो 0 मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद CFSE मान कैसे निकालते हैं? देखिए CFSE मान, CFSE मान कैसे निकालते हैं? CFSE मान निकालने के लिए मैंने आपको सामने कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखा था, ये हमारा फॉर्मूला था, दोबारा से लिखा हूं। CFSE मान निकालने का फॉर्मूला है माइनस 0.4 डेल्टा ON T2G, उसके बाद प्लस 0.6 डेल्टा ON Tg। ये फॉर्मूला है CFSE मान निकालने का। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, माइनस 0.4 डेल्टा वो ऊर्जा का प्रतीक है और रो का मतलब ऑक्टाहेड्रल है, n का मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या है किसमें? T2G में। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही है, प्लस 0.6 इनटू 1 इलेक्ट्रॉन है, 0 हो गया, तो हो गया माइनस 0.4 डेल्टा O। क्या हो गया? माइनस 0.4 डेल्टा O। चुंबकीय आघूर्ण भी निकाल सकते हैं इसका, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से करते हैं, म्यू बराबर सूत्र क्या होता है? अंडर n प्लस 2 bm, ठीक है ना, n प्लस 2 bm। अब देखिए म्यू बराबर, अब देखिए n का मान कितना है? 1 ही है, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3, तो उसका मान कितना आ गया? √3 आ गया। कितना आ गया? √3 bm, जिसे कहते हैं बोर मैन का। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट D2 की बात करते हैं। अब मान करो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया आपके पास कक्षक T2G और ये हो गया आपके पास Tc। अब देखिए पहले एक इलेक्ट्रॉन का D1 था, अब क्या है? D2 है, D2 है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे जाएंगे, तो इसमें देखिए विन्यास क्या हो गया? T2G 2 इलेक्ट्रॉन और Eg कितने हुए? 0। यहाँ पे भी CFSE मान निकालेंगे, CFSE मान निकालेंगे अपन। देखिए माइनस 0.4 इंटू 2 प्लस 0.6 इंटू 0, तो ये हो गया माइनस 0.8 डेल्टा O, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, म्यू बराबर √n प्लस 2 bm। n कितना है? 2, तो 2 प्लस 2 bm हो गया। म्यू बराबर हो गया 2 और 4 8, तो हो गया √8 bm। कितना हो गया? √8 bm। √8 bm का मान आप जानते हैं, म्यू बराबर आएगा 2.82 bm और √3 का मान होता है 1.72, ठीक है। ऐसे D3 में निकालते हैं। अब देखिए यहाँ T2G कक्षक हो गए, यहाँ Tg कक्षक हो गए, ये T2G हो गया, ये क्या हो गया? Tc कक्षक हो गया, ये हो गया आपका T2G और ये हो गया क्या? Tc। अब यहाँ मान लो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं नीचे जाएंगे, तो 1 2 3 विन्यास हो जाएगा T2G 3 और Tc क्या हो जाएगा?
0 कुछ भी नहीं है। CFSE मान निकालेंगे यहाँ पे अपन -0.4 × 3 + 0.6 × 0 तो हो गया 4 की 12 -1.2 डेल्टा हो। इसी प्रकार म्यू का मान निकालेंगे 3 + 2 bm हो जाएगा। ये 3 और 2 5 के 15 हो गया। और रूट 15 का मान कितना होता है? रूट 15 का मान होता है 3.82 के आसपास। ठीक है ना भाई, ये आपके सामने CFSE के मान आ गए और किसके मान आ गए? चुंबकीय आवेशों के भी मान आ गए। और विन्यास यहाँ आपके सामने दिया है विन्यास। तो ये हो गया D1 में, ये हो गया D2 में और ये हो गया इसमें D3 में। इसको आप देख सकते हो D1 D2 D3 में निकाल दिए, CFSE मान निकाल दिए। CFSE मान निकालने का फॉर्मूला है और चुंबकीय आवेशों का मान मैंने आपको निकाल दिया है। ठीक है, देखिए इसको भाई, देखिए इसको बात कराते हैं। D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया। इनको आप देख लीजिए एक बार देखिए दोबारा से। D1 हो गया, D1 एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। D2 की कक्षा है, Ag की कक्षा है, T2G फर्स्ट हो गया, Ag 0 हो गया। CFSE मान निकाल लिया। CFSE मान निकालने का सूत्र है ये वाला -0.4 × 1 + 0.6 × 0 तो हो गया -0.4 डेल्टा O। अब चुंबकीय आवेश का मान निकाला, म्यू = √n + 2bm, ये चुंबकीय आवेश निकालने का सूत्र है। उसके बाद म्यू बराबर हो गया n √n + 2bm, ये सूत्र है चुंबकीय आवेश निकालने का। उसके बाद n की वैल्यू 1 है, 1 + 2 3 हो गया, √3 हो गया। उसके बाद D2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, विन्यास हो गया T2G Ag 0। CFSE मान निकाल लिया। CFSE मान निकालने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है -0.4 × 2 + 0.6 × 0 ये हो गया -0.8 डेल्टा। म्यू का मान निकाल लिया, √n 2 + 2 2 2 4 में 8 हो गया, bm ये हो गया 2.8। इसी प्रकार D3 हो गया, T2G का अक्षर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। इसी प्रकार T2G 3 Ag 0। CFSE मान निकालने कितना आ गया? ये आ गया -1.2 डेल्टा। और चुंबकीय आवेश का मान निकाल लिया, कितना आ गया? √15 3.82 pm के आसपास। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम D1 D2 D3 में तीनों वैल्यू निकाल लिए अपने, विन्यास निकाल लिया, CFSE मान निकाल लिया, चुंबकीय आवेश निकाल लिया। अब उसके बाद पढ़ेंगे D4 D5 D6, इन तीनों पढ़ेंगे। ठीक है भाई, इन तीनों में प्रबल क्षेत्रगण दोनों बार पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों में हम दोनों क्षेत्र जो लगाएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रबल क्षेत्रगण और दुर्बल क्षेत्रगण के बारे में। ठीक है, आप इसको देखिए और आगे चलते हैं। देखिए एक बार देख लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन। CFSE मान निकालने का फॉर्मूला है -0.4 डेल्टा O n T2G + 0.6 डेल्टा O n Ag। ये एक फॉर्मूला है CFSE मान निकालने का। ये CFSE मान निकाले जाते हैं, ये CFSE मान इस प्रकार से निकाले जाते हैं। देखिए इसको भाई, देखिए समझिए इसको एक बार दोबारा देखिए। कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, आपकी बार भी आ सकता है। देखिए इसको एक बार, उसके बाद अपन समझाएंगे D4 D5 D6 में। उसके बाद D7 D8 D9 और D10 इनमें समझाएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही देखिए। उसमें मैं दोनों में समझाऊंगा, प्रबल क्षेत्रगण और दुर्बल क्षेत्रगण में दोनों में समझा जाएगा। CFSE की वैल्यू और विन्यास क्या होता है, विन्यास CFSE वैल्यू चुंबकीय आवेश निकालेंगे। देखिए भाई,